सबसे पहले फिजिकल हैजार्ड्स आते हैं। अब फिजिकल हैजार्ड्स क्या है, तो फिजिकल हैजार्ड्स जो होंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से होंगे। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, टेम्परेचर एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, प्रेशर इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, वाइब्रेशन, नॉइस, है ना। तो ये सब चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो इनकी वजह से अगर हेल्थ इश्यूज आएंगे तो उनको हम फिजिकल टाइप ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स मानेंगे। तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं, तो एक बार आप देख लीजिए। एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी हीट कोल्ड है, आप बहुत बर्फीली जगह पे बहुत ठंडी जगह पे काम करते हो। एक्सट्रीम हीट हो, एक्सट्रीम हीट या तो आपके वर्क प्लेस में हीट ज़्यादा है या आप जहाँ काम कर रहे हो वो एरिया पूरा हीट है, मतलब आप रेगिस्तान में काम करते हो, डेजर्ट में काम कर रहे हो, है ना। उसके बाद वाइब्रेशंस भी होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, नॉइस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मैकेनिकल फैक्टर्स है, इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी वजह से बर्न्स होता है। तो ये सारे हमारे फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं। इसमें हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया फिजिकल प्रॉपर्टी में एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर हीट को ले लिया हमने कि हीट की वजह से अगर हो तो हीट क्यों हो सकती है कि यहाँ वर्क करते हो नेचुरल कंडीशन ही हीट है। मान लो आप डेजर्ट एरिया में वर्क कर, ट्रॉपिकल में कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, या फिर हॉट वर्क प्रोसेस रिलेटेड टू, मान लो आप जहाँ काम करते हो वहाँ पे कोई फर्नेस चलता है, कोई किल्न चल रहा है, कोई बॉयलर चल रहा है या कोई स्मेल्टर चल रहा है ना। ये सारे मेटल मेल्टिंग एरियाज से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हीट बहुत ज़्यादा होगी। तो ये दोनों रीजन्स हो सकते हैं। अब हीट की वजह से क्या क्या इफेक्ट आएंगे, तो 4 तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। नंबर 1 प्रिकली हीट, वो कि मोस्ट कॉमन है, हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक। इसमें से ये इंक्रीजिंग सीवियरिटी में डिसेंडिंग जा रहा है। सबसे कम सीवियर है ये और सबसे ज़्यादा सीवियर है ये हीट स्ट्रोक। तो प्रिकली हीट यानी कि उसको मलेरिया रुबरा बोलते हैं। सिंपल जो आम भाषा में छोटे बच्चों को घमौरिया हो जाती है वो यहाँ पर है, यानी छोटे छोटे स्किन पर दाने निकल के आ जाते हैं जो सिंपल कोई पाउडर लगाने से भी ठीक हो सकते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं हम प्रूराइटिक रेशेज। प्रूराइटिक रेशेज यानी कि इनमें ईचिंग होगी और रेशेज होंगे, ठीक है। और बहुत माइनर बहुत पॉइंट साइज की जो है इरप्शन स्किन पे देखने को मिलते हैं। इसको बोलते हैं हम प्रिकली हीट। और प्रिकली हीट पाउडर बड़ा कॉमन वर्ड है। प्रिकली हीट पाउडर में ओवर द काउंटर टीवी पे भी एडवर्टाइजमेंट आता है, मैं एंडोर्स नहीं करूँगा, पर टीवी पे काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि इस पाउडर को लगाने से जो है ठीक हो जाते हैं। बचपन में आपने नाइसिल सुना होगा, है ना। तो ये है। दूसरा आता है हीट क्रैम्प्स। क्रैम्प मतलब क्रैम्प हम शब्द सुनते हैं, वर्ड जो है क्रैम्प, तो क्रैम्प या तो मसल में होता है या एब्डोमेन में होता है। यहाँ जनरली मसल में होगा, क्यों? बिकॉज द वर्कर इज वर्किंग इन हॉट एरिया, हॉट फील्ड। तो जो वर्क कर रहा है तो उसकी मसल से ज़्यादा काम में आ रही है। एक चीज़ और हमको हीट क्रैम्प देखने को मिलती है, आपने देखा होगा जब हॉट ह्यूमिड टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अंदर जब क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं तो उन लोगों को जनरली क्रैम्प्स हो जाते हैं मसल्स में, स्पेशली उनके थाई की मसल्स में, सार्टोरियस मसल में क्रैम्प देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ है क्रैम्प्स इन द बॉडी स्पेशली इन द लेग्स, तो ये देखने को मिलेगा हॉट एंड ह्यूमिड एरिया में। जब कोई काम करेगा तो उसकी मसल डिहाइड्रेट हो जाती है, उस डिहाइड्रेशन की वजह से मसल्स में क्रैम्प हो जाते हैं, पेनफुल कंडीशन हो जाती है। देन आ जाता है हीट एग्जॉशन। एग्जॉस्ट होना मतलब बुरी तरह से आप थक गए हो। तो क्या हो जाएगा, बुरी तरह से थक गए तो आप में ब्रेन में सप्लाई बराबर नहीं पहुंचेगी और आपका ब्लड वेसल्स पेरिफेरल पूल हो जाएगा, यानी कि ब्लड वेसल्स डायलेट होगी। ब्लड वेसल्स डायलेट होगी, यू आर वर्किंग इन अ हॉट क्लाइमेट, आप खड़े हो, आपकी ब्लड वेसल्स अगर डायलेट हो गई तो आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, सडनली आप फेंट हो जाओगे। एंड क्या होगा, पेरिफेरल पूलिंग होने की वजह से बेहोशी हो जाएगी। जो मेन प्रॉब्लम ये है, ब्रेन से रिलेटेड आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे, डिजीनेस होगा पेशेंट को और बॉडी जो है काम हो जाएगी क्योंकि ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई, ठंडा शरीर हो जाएगा। यहाँ पर डिजीनेस देखने को मिलेगी, फेंटिंग अटैक होंगे, ब्लरिंग ऑफ द विजन बिकॉज ब्रेन को नहीं ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही तो आईज में भी इफेक्ट आएगा। कोल्ड स्किन, कामी स्किन एंड द स्वीटी स्किन, ये देखने को हमारे को मिलेगी हीट एग्जॉशन के अंदर। देन आता है हीट स्ट्रोक, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं लू लगना। लू लगना आम भाषा में बोलते हैं। तो हीट स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, इसमें सीजर्स तक भी आ सकते हैं, इसके अंदर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, यहाँ पर साइनोसिस की कंडीशन हो सकती है, देन मसल ट्विचिंग्स हो जाएंगी, डिसोरिएंटेड बिहेवियर हो जाएगा, डेलीरियम एंड कन्वर्जन में पेशेंट चला जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है हीट स्ट्रोक की, जो कि खेत में जो किसान काम करते हैं जनरली उनमें देखने को मिलता है। सुबह से घर से कुछ खा के नहीं गए, डिहाइड्रेटेड कंडीशन है और आप खेत में काम कर रहे तो लू लग जाती है, बेहोश हो जाते हैं और हॉस्पिटल में उनको लाया पड़ता है, तो उनको हम IV फ्लूइड वगैरह दे करके मैनेज करते हैं। अब यहाँ पर एक बार और हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो मैंने जो सबसे सीवियर है उसको सबसे पहले ले लिया
हीट स्ट्रोक। तो हीट स्ट्रोक क्यों किया? तो ज़्यादा हीट की वजह से हमारे ब्रेन का जो हीट रेगुलेशन मैकेनिज्म है वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस के अंदर टेम्परेचर सेंटर होता है, तो वो फेल हो जाता है। तो वो फेल हो जाने की वजह से क्या होगा? आपकी बॉडी की हीट रेगुलेट नहीं होगी। तो आपका हीट रेगुलेशन मैकेनिज्म क्या है? जो स्वेटिंग करा के हीट रेगुलेट करता है शरीर, वो बंद हो जाएगा। और ये कब होगा? जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो बॉडी का, यानी कि 110 से ज़्यादा हो। नॉर्मली हम जब किसी बच्चे का फीवर नापते हैं, किसी पर्सन का फीवर नापते हैं, जनरली वो निकलता है 102 डिग्री, 102, 103, 104 तक निकल जाता है, इससे ज़्यादा नहीं निकलता। पर यहाँ पे ये 110 है, तो 110 से अगर ज़्यादा चला गया टेम्परेचर तो उस कंडीशन में बोलेंगे हीट स्ट्रोक हो जाएगा। इतने टेम्परेचर में ब्रेन का टेम्परेचर सेंटर वर्क करना बंद कर देता है, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर बंद कर देगा काम करना। होगा क्या? डेलीरियम होगा, डेलीरियस बिहेवियर हो जाएगा, कन्वल्जन्स होंगे, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। कैसे प्रिवेंट करें? तो डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है, हमारे को बॉडी को कूल करना है। बॉडी को कूल करने का तरीका क्या है? आईवी फ्लूइड दोगे, क्योंकि बॉडी को जितना भी आप बाहर से आईवी फ्लूइड दोगे उसका टेम्परेचर डाउन होगा, अराउंड 20 to 25 डिग्री का आईवी फ्लूइड आप दोगे। एकदम से वो आईवी फ्लूइड जब बॉडी में जाएगा तो बॉडी का ओवरऑल टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। तो सबसे पहले तो रिप्लेसमेंट ऑफ द वाटर, ये आपका ट्रीटमेंट है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर करते रहें। और प्रिवेंशन भी है। प्रिवेंशन कैसे? आप जब भी ऐसी जगह काम करने जाओ तो आप अपने साथ ORS या इस तरह की लिक्विड्स रखो, उसको फ्रिक्वेंटली लेते रहो तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं हो। दूसरा, वर्क आवर्स का मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि या तो ज़्यादा गर्मी है तो उस दौरान काम ना करें, अर्ली मॉर्निंग वर्क करें, लेट इवनिंग या थोड़ा लेट वर्क करें, ये तरह की होगा। तो रेगुलेशन ऑफ वर्क एंड ड्यूरेशन शुड बी कट डाउन। थर्ड है क्लोथिंग, कैसे कपड़े पहनने? लाइट कपड़े पहनने, सफ़ेद कपड़े पहनने जिनसे गर्मी ना लगे, लूज कपड़े होने चाहिए जिन कपड़ों में आपको इजी रहे, वेंटिलेशन पूरा बराबर बनता रहे, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। लाइट एंड कलर, लाइट लूज कलर होना चाहिए। प्रोटेक्टिव डिवाइस आप यूज कर सकते हो, कोई भी जो आपको प्रिवेंट कर रही है हीट से डायरेक्टली, इस तरीके का डिवाइस यूज कर सकते हैं। एंड वर्क एनवायरनमेंट जो है वहाँ पे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना चाहिए। ओपन स्पेस नहीं है आपका वर्क एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे आप वेंटिलेटर्स लगा करके, वेंटिलेशन सिस्टम मैनेज करके आप टेम्परेचर को बढ़ने से बचा सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हीट हाइपरपायरेक्सिया। तो व्हाट इज हीट हाइपरपायरेक्सिया? हीट स्ट्रोक में तो हमारा टेम्परेचर सेंटर बिल्कुल खत्म हो गया। यहाँ क्या हुआ? इम्पेयर हो गया है, इम्पेयर फंक्शनिंग ऑफ हीट रेगुलेशन सिस्टम। तो पहले तो क्या होता है कि जब 106 डिग्री पर टेम्परेचर पहुँचता है तो हमारा हीट रेगुलेशन सिस्टम इम्पेयर होना शुरू हो जाता है, और जब ये 110 के ऊपर चला जाता है तो टोटली फेल हो जाता है। तो यहाँ पर हीट रेगुलेशन सिस्टम हमारा इम्पेयर हो गया, उसकी वजह से हमारे को क्या हो गया? हीट हाइपरपायरेक्सिया हो जाता है। ये 106 डिग्री अबव पे देखने को मिलता है। इसके बाद में हो जाता है हीट स्ट्रोक देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आ गया हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन देखने को मिलेगा 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमारा चल रहा है। इसके अंदर क्या होगा? वाटर एंड सॉल्ट का लॉस तो होगा ही होगा। ठीक है, वाटर लॉस हो गया, सॉल्ट लॉस हो गया। आप लगातार काम कर रहे हो, आपकी बॉडी से स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग में वाटर का भी लॉस जा रहा है एंड सॉल्ट्स का भी लॉस जा रहा है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा और 102 डिग्री पे ऊपर जाने के बाद होगा डिजीनेस, वीकनेस, फैटिग देखने को मिलेगा। सिनोप्सिस में पेशेंट सिंकोप में चला जाएगा, साइनोसिस में चला जाएगा और यहाँ पर क्या होगा? फेंट होकर के गिर जाएगा। ठीक है, ये अच्छा है अगर इसी जगह गिर जाए फेंट होकर, क्योंकि अगर इससे ऊपर जाएगा तो फिर बेचारा हीट स्ट्रोक में जाएगा। हीट स्ट्रोक में गया तो उसमें जान का खतरा बनता है उसके अंदर। दिन आता है, देन है हीट क्रैम्प्स। तो हीट क्रैम्प्स में क्या हुआ? ड्यू टू हैवी मस्कुलर वर्क इन हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी होता है और पेनफुल स्पास्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं मसल्स के अंदर, ये मैं बता चुका हूँ। और क्या होगा? ड्यू टू लॉस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन द बॉडी। तो सॉल्ट का लॉस होता है, कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं हीट में, तो स्पेशली किसी मसल में क्रैम्प आएंगे इसके अंदर, जो मसल ज़्यादा यूज आ रही है। अब जैसे क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है उस समय उसके पाँव में क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूस खेल रहा होता है, खड़ा हुआ रहता है और एब्नॉर्मल पोजीशन में खड़ा हुआ रहता है खेलते समय, और रनिंग ज़्यादा करते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट ज़्यादा होती है उनकी, तो वहाँ पर पाँव की मसल्स में उनके क्रैम्प्स होने के चांसेस रहते हैं, या बैक में क्रैम्प्स होते हैं ज़्यादातर। इसके बाद में हीट सिंकोप। सिंकोप क्या कंडीशन है? सिंकोप तो बेहोश होकर गिर जाना। तो ये कॉमन इफेक्ट है, इसमें बॉडी टेम्परेचर राइज नहीं होगा, पेशेंट पेल हो जाएगा, बीपी फॉल होगा एंड कोलैप्स कर जाएगा। ये भी काफ़ी देखने को मिलता है, कॉमन है ये। इसके बाद में टेम्परेचर जोन्स आता है कि कौन सा टेम्परेचर जो है वो बेटर होता है। तो 20 डिग्री का जो टेम्परेचर है, 20 डिग्री तक के टेम्परेचर प्लीजेंट एंड कूल होते हैं। 20 to 25 का टेम्परेचर कंफर्ट एंड कूल होता है। 25 to 27 कंफर्टेबल है, उसके ऊपर से फिर अनकंफर्टेबल स्टार्ट हो जाता है 27। तो 27 हमारा 27 डिग्री सेल्सियस हमारा कट ऑफ है।
ठीक है। 27 डिग्री के ऊपर हमारा अनकंफर्टेबल स्टार्ट हो जाता है, 28 डिग्री से ऊपर एक्सट्रीम हॉट एंड 30 डिग्री के ऊपर इंटॉलरेबल हॉट हमको फील होना स्टार्ट हो जाता है। ये अब आप जब भी बाहर धूप में निकलोगे तो मार्केट में 40-45 डिग्री तक भी टेम्परेचर आ जाता है गर्मियों में, तो 40-45 डिग्री टेम्परेचर हमारे लिए वो इंटॉलरेबल हॉट के अंदर आता है। देन एक्सट्रीम टेम्परेचर में नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोल्ड एनवायरनमेंट का। तो कोल्ड एनवायरनमेंट कहाँ देखने को मिलेगा, तो या तो ये आइस प्लांट्स में देखने को मिलता है, या फिर आप किसी आइस वाले एरिया में रहते हो, हिली एरिया, माउंटेन्स, वहाँ पर जहाँ बर्फ़ जमी है वहाँ पे आप काम कर रहे हो। जैसे हमारे देश के सैनिक जो हैं वो सरहद पे कारगिल में बहुत ठंडे एरिया में काम कर रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर अफेक्ट होते हैं। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें जनरली 3 तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। नंबर 1 तो हमारे को देखने मिलता है फ्रोस्ट बाइट। तो फ्रोस्ट बाइट क्या होता है, फ्रोस्ट बाइट इस तरह की कंडीशन है, ये आप देखिए, ये कंडीशन फ्रोस्ट बाइट में देखने को मिलती है। ठीक है, तो फ्रोस्ट बाइट मतलब कि एक तरह बोलते हैं कि बर्फ़ ने बाइट कर लिया, इसका मतलब ये होता है। तो स्किन जो है वो रेड हो जाएगी और लोकलाइज बर्निंग पेन देखने को मिलता है इसके अंदर स्किन में। इसकी वजह से न्यूरॉन्स काम नहीं करते, इससे नंबनेस हो जाती है, और ये स्पेशली अफेक्ट करता है फिंगर्स को, टोइज को, यानी कि एक्सपोज्ड एरिया को। चीक्स, नोज, ईयर्स जो है ये सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं बिकॉज ये एक्सपोज्ड एरिया है। ठीक है, और ड्राई कोल्ड कंडीशन में देखने को मिलेगा जहाँ पे टेम्परेचर आपका बिलो फ्रीजिंग हो, यानी कि 0 डिग्री से नीचे का ड्राई कोल्ड है, बिल्कुल सूखी ठंड पड़ रही है। ठीक है, एक होता है मॉइस्ट हॉट। मॉइस्ट वाला जो वेदर होगा उसके अंदर क्या होगा, वाटरी वेदर होगा, तो आपका जो पाँव है या हाथ है वो वाटर के भी कांटेक्ट में रहेगा और फ्रीजिंग पॉइंट पे भी रहेगा। उसके अंदर देखने को मिलेगा ट्रेंच फुट। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है ट्रेंच फुट। आप कभी खुद ने भी देखा होगा कि बारिश के सीजन में अगर आपका पानी में पाँव चला गया, आपके शूज़ गीले हो गए, उसके बाद भी आपको 3 से 4 घंटे बाहर रहना पड़ा, तो जब आप घर जाते हो तो जब आप शूज़ उतारते हो तो आपको देखना कि आपके पाँव की स्किन सारी जो है कैसी हो जाती है, श्रिंक की स्किन हो जाती है ना, श्रिंक हो जाती है। तो वो जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं इमर्जन फुट जैसी कंडीशन होती है। तो ये तो हमारे 3-4 घंटे की कंडीशन है, पर मान लो जो बर्फीले एरिया में काम करते हैं वहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल डाउन है और ठंडा पानी पाँव में लगा हुआ है, उसकी वजह से हमारे को इमर्जन फुट या ट्रेंच फुट देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं वेट कोल्ड कंडीशन होती है, और ये जनरली फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होता है। तो 0 डिग्री से अगर नीचे की ठंड होगी तो ड्राई हो जाएगी, बर्फ़ जम जाएगी, उसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिलेगी। और 0 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर है, मान लो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तक है, तो वहाँ पर पानी जमेगा नहीं लेकिन ठंडा रहेगा, उसकी वजह से हमारे को ट्रेंच फुट या इमर्जेंट फुट देखने को मिलता है। तो इस तरीके का इसका डायग्राम आपका होता है। ठीक है, गैंग्रीन हो जाएगी, नंबनेस हो जाएगी, अल्सर हो जाएगा, क्रैम्प्स होंगे। इसके अलावा एक चीज़ और देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं हम चिलबेंस। तो चिलबेंस में क्या होता है, चिलबेंस जो है ठंडी हवाओं की वजह से देखने को मिलता है। इसमें फिंगर्स हैं या एरिया है ये वाला, तो ये थोड़ा रेडनेस हो जाती है, उसको हम चिलबेंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद में आता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब लाइट की बात कर रहे हैं कि लाइट की वजह से भी क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि लाइट अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो आपकी आइज़ पर फोटोफोबिया करेगी, लाइट अगर ज़रूरत से कम है तो आपको देखने में ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, तो विजन आपका इफेक्ट होगा। 2 चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। लाइट की जो यूनिट है, लक्स बोलते हैं इसको, LUX, लक्स साबुन नहीं है, लक्स ये यूनिट है लाइट का। तो यहाँ पे कहता है कि कटिंग, क्लॉथ कटिंग के लिए और फाइन मशीनरी के लिए आपको 2000 लक्स से ज़्यादा आपको लाइट चाहिए। अगर आपको हैंड राइटिंग या ड्राफ्टिंग का वर्क करना है तो 1000 चाहिए। आपको वेल्डिंग या फर्स्ट एड का कोई स्टेशन है तो उस पर 500, लंच रूम या रेस्ट रूम होगा तो उस पर 300 लक्स आपके सफिशिएंट होता है। नॉर्मल जो रीडिंग, कैजुअल रीडिंग है, हम थोड़ी सी देर के लिए 2-4-5 मिनट के लिए कुछ पढ़ रहे हैं, उसके लिए 100 लक्स, एंड ऑफिस वर्क के लिए 400 लक्स की लाइटिंग या इल्यूमिनेशन हमारे को चाहिए होती है। ये रिकमेंडेड लेवल्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा इनएडिक्वेट इल्यूमिनेशन का, तो इसमें कहता है कि 15 से 20 फीट की जो कैंडल होती है, 15 to 20 फीट कैंडल इज सफिशिएंट फॉर सेटिस्फैक्टरी विजन। अब होगा क्या, अगर पुअर इल्यूमिनेशन होगा तो आई पे स्ट्रेन होगा, उसकी वजह से हेडेक होगा, आई में पेन हो सकता है, लेक्राइमेशन हो सकता है, कॉर्निया कंजेशन, आई फटीग हो सकता है, यानी कि सारे एक्यूट इफेक्ट जो आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, आईज के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, और अगर क्रोनिक है, आप लंबे समय तक अंधेरे में रह रहे हो, तो उसकी वजह से निस्टेगमस डेवलप होता है। जैसे माइंस में जो लोग नीचे चले जाते हैं ज़्यादा, वहाँ अंधेरा होता है, लाइट उतनी नहीं होती, तो उनको निस्टेगमस होता है, उसको माइनर्स निस्टेगमस बोलते हैं, ये भी देखने को मिलता है। अगर एक्सेसिव ब्राइट लाइट होगी या ग्लेयर होगी तो डिस्कम्फर्ट होगा, एनोयंस होगी, विजुअल फटीग होगी, या फोटोफोबिया जिसको अपन वो भी यहाँ पे अपन लिख सकते हैं।
तो ये हमारा इल्यूमिनेशन वाला पॉइंट यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में खत्म होता है। इसके बाद आ जाता है वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन आप बोलोगे वाइब्रेशन कहाँ फील हो रहा है, हमारे जेब में मोबाइल पड़ा है, मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, तो उससे तो नहीं होता। पर कई सारे ऐसे वर्क होते हैं जहाँ कंटिन्यूस वाइब्रेशन होता है, जैसे ड्रिलिंग मशीन चलाने वाला, जो पर्सन कंटिन्यूसली माइंस में या जो जहाँ पे स्टोन निकलता है वहाँ पे ड्रिल मशीन चलाते हैं, तो ड्रिल मशीन को क्या है, स्टोन में चट्टान के अंदर रॉक में डाल के और कंटिन्यूसली ड्रिलिंग मशीन चला रहे होते हैं। ड्रिलिंग मशीन की वजह से उनके हाथ ऐसे कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं, उसकी वजह से उनके हाथ अफेक्ट होते हैं, उनके हैंड्स में डिजीज होती है। और जब पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है तो उससे उनको फैटिग, थकान रहना और नींद नहीं आना, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो वाइब्रेशन जो है ये भी फिजिकल फैक्टर है, और इसमें क्या होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी वो ट्रांसमिट होती है ओसिलेटिंग फॉर्म में, ओसिलेशन यानी वेव्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो वाइब्रेशन इन द फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 10 to 500। यहाँ पर क्या होगा, दो तरह के वाइब्रेशन देखने मिलते हैं, एक सेगमेंटल और एक होल बॉडी। सेगमेंटल यानी कि बॉडी के किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में है, होल बॉडी मतलब पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो सेगमेंटल तो मैंने आपको बता दिया कि मान लो कोई पर्सन कोई ड्रिल मशीन चला रहा है, जैसे ये देखो ये कटर चलाता है, ये पर्सन यहाँ कटर चला रहा है, तो ये इसका हाथ में जो वाइब्रेशन होगा वो वाला वाइब्रेशन जो है सेगमेंटल वाइब्रेशन होगा। उसकी वजह से इसके हैंड पे इस तरह की रेडनेस होना, इस तरह के अल्सर्स होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसको फाल्स अलार्म रहेंगे। जब वो पर्सन नॉर्मल कंडीशन में होगा ना तो उसको क्या लगेगा, तो उसके हाथ वाइब्रेट हो रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की न्यूरॉन्स वाइब्रेशन को भी ले जाने वाले, वाइब्रेशन सेंसेशन को भी तो कोई ना कोई न्यूरॉन ही लेकर के जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो होता है हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम, HAVS देखने को मिलता है, या इसको वाइट फिंगर सिंड्रोम भी कहते हैं। वाइट फिंगर, ये वाइट फिंगर हो गई ना, ये देखो वाइट फिंगर सिंड्रोम होगा, ये भी देखने को मिलता है। टिंगलिंग दे सकते हैं, नंबनेस हो सकती है, ब्लैंचिंग ऑफ फिंगर्स देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, वाइट फिंगर सिंड्रोम या HAVS ये आपको सेगमेंटल वाइब्रेशन में देखने को मिलेगा। देन होल बॉडी वाइब्रेशन में क्या होगा, जैसे मान लो ये आदमी JCB चला रहा है तो कंटिन्यूसली इसकी बॉडी हिलती रहती है, उसकी वजह से इसको थकान होना, इरिटेबिलिटी, हेडेक और स्पाइन डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा देखने को मिलते हैं। तो दो चीज़ें हमारी वाइब्रेशन के अंदर होती है। देन आ जाता है नॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टी में नॉइस वाला, क्योंकि नॉइस तो हमारे आसपास में सब जगह ही है, हम कहीं भी काम करते हैं वहाँ नॉइस तो होता ही होता है। तो नॉइस के अंदर क्या होगा कि दो तरीके की नॉइस पोल्यूशन से दो तरह की डिजीज होती है, एक तो होती है टेम्परेरी और एक होती है परमानेंट। टेम्परेरी है तो ठीक हो जाएगी थोड़े टाइम बाद, जैसे आप नॉइस उस पर्सन को ऐसे एटमॉस्फेयर में लेकर के जाओगे जहाँ नॉइस नहीं है, मतलब विड्रॉल ऑफ द एजेंट। तो जैसे आपने नॉइस है जहाँ ज़्यादा हो रहा है, नॉइस को रोक दिया या उस पर्सन को उस जगह से हटा दिया तो ठीक हो जाएगा, लेकिन परमानेंट में वो ठीक नहीं होगा। तो टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट जो होता है, यानी कि इसको बोलते हैं ऑडिटरी फैटिग, कानों की थकान हो गई है, और आपके ईयर्स फटीग में आ गए, क्या होगा, टेम्पररी लॉस ऑफ हियरिंग होगी ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ लाउड नॉइज, और 16 to 48 आवर्स में रिकवरी हो जाती है अगर आप रिमूव कर देते हो रिस्क फैक्टर को, यानी कि रिमूव द नॉइस। आप नॉइस तो उस पर्सन को दूर ले जाओगे, अगर कंटिन्यूसली नॉइस फिर भी चलती रही तो वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 90 डेसिबल पर जनरेट हो जाता है। परमानेंट थ्रेशोल्ड कब होगा, इरिवर्सिबल लॉस ऑफ हियरिंग होता है, एंड 100 डेसिबल से वो जब होता है नॉइस का इंटेंसिटी तो हमारे पास में ये परमानेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर साउंड प्रेशर जो डेसिबल में अपन मेजर करते हैं, बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, हम ये कहते हैं कि 85 जो है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है नॉइस का या साउंड का, क्योंकि 90 पे हमारे टेम्परेरी थ्रेशोल्ड है, 90 पे टेम्परेरी डेफनेस क्रिएट हो जाती है, 100 पे परमानेंट हो जाती है। 110 जो आती है, जैसे ट्रेन जब पास होती है स्टेशन से तो 110 की हमारे को सुनाई पड़ती है, ठीक है। 120 मोटर कार का हॉर्न 120 करता है। अब मोटर कार का हॉर्न 120 करता है, फिर आप कहते हैं यार हम तो बहरे नहीं होते, मोटर कार का हॉर्न तो हम रोज सुन रहे हैं, पर आप मोटर कार का हॉर्न उसके ओरिजिन पे नहीं सुनते हो। मोटर कार का हॉर्न जो मोटर के अंदर लगा हुआ है और बाहर की तरफ मुंह करके लगा हुआ है उसका, वहां से 120 प्रोड्यूस कर रहा है, आप उसे 10 फीट दूर कर रहे हो तो आप तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाता है। लेकिन अगर कान पे लगाओगे मोटर कान का हॉर्न, उसके बाद उसको बजा दोगे तो आपका कान परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, ठीक है। यू आर सिटिंग इन द कार और आप हॉर्न बजा रहे हो तो आपको इस कार में कवर किया हुआ है, कार पूरी बंद है, और इस कारण से वो बाहर आपको आवाज़ बाहर जाती है, बाहर वो आगे की तरफ जाती है, आपकी तरफ नहीं आती है, ठीक है। और अगर उसका हॉर्न को आप कान पे लगाओ और फिर उसको बजा दो तो वो डिफनेस हो जाएगी परमानेंट, ठीक है। 140 पे पेन थ्रेशोल्ड है, 140 डेसिबल की अगर साउंड आ गई कान पे सडनली तो पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और 160 पे कान का पर्दा, ईयर ड्रम रप्चर हो जाता है, ईयर ड्रम रप्चर हो जाता है 160 पे,
ठीक है। अब जनरल हमारा जो रूटीन लाइफ में हमारे जो डेसिबल्स हैं, जो हमारे को हियरिंग सुनाई पड़ती है, जनरली 30 to 40 हमारा रेंज चलता है। क्लासरूम में 30 to 40 होता है, लाइब्रेरी में 35 to 40 सेम रेंज है, लेबोरेटरी में 40 to 50 होता है। लेबोरेटरी में थोड़े बर्तन होते हैं ना कांच के, वो बचते हैं इसलिए। वार्ड्स में थोड़ा कम होता है, वार्ड में कम रखना होता है तो पेशेंट सो सके। ऑफिस में 35 to 45 है, बेडरूम में भी 25 है और लिविंग रूम में 40 है। तो देखो ऑफिस आपके बेडरूम में 25 है, 25, क्लासरूम में 30 है, नियर अबाउट बराबर है। इसलिए कई बच्चे क्लासरूम में सो जाते हैं क्योंकि कई क्लासरूम बहुत ज़्यादा शांत होते हैं ना, इसलिए। तो ये जनरली 30 to 40 की रेंज में सारा अपने को देखने को मिलता है। इसके बाद में हार्मफुल इफेक्ट क्या है नॉइज के, अदर देन ऑडिटरी इफेक्ट। तो आप चिढ़ जाओगे, अनोयंस होगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, एसिडिटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, नर्वसनेस, फटीग और कम्युनिकेशन से इंटरफेरेंस होगा। आप किसी से बात कर रहे हो, आवाज़ आ रही है तो ये तो कॉमन बात है। एफिशिएंसी रिड्यूस हो सकती है, हार्ट रेट बढ़ सकती है। तो देखो यहाँ पर अपन हाइपरटेंशन होना और हार्ट रेट बढ़ना दोनों इसमें देखने को मिलती है। और रिलैक्सेशन एंड स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, अगर आप सो रहे हो, तेज आवाज़ आ जाए, तो ये अदर इफेक्ट्स है, कॉमन इफेक्ट हैं। देन आज बात करते हैं हम रेडिएशन की। तो फिजिकल इफेक्ट्स में नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर क्या होगा, दो तरह की रेडिएशन हम पढ़ते हैं आज तक। एक आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है जिनको एक्सरे गामा रे बोलते हैं, और एक होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड एंड लेजर। तो एक्सरे एंड गामा रे से क्या होगा, तो एक्सरे सब जानता है कि एक्सरे के साइड इफेक्ट में कैंसर या कंजेनिटल डिफेक्ट या डेथ हो सकती है, कैंसर हो सकता है एक्सरे से, सब जानते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को क्यों एक्सरे नहीं कराते, क्योंकि उसके बच्चे में कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए हम एक्सरे नहीं कराते। डेथ हो सकती है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो जाए एक्सरे का। तो उसके बाद में अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और लेजर, ये तीन चीज़ें हमारे को और देखने को मिलती है। तो इंफ्रारेड क्या है, लेजर क्या है, अल्ट्रावायलेट क्या है। अल्ट्रावायलेट से स्किन रेडनेस होना, प्रीमेच्योर स्किन एजिंग होना, स्किन कैंसर होना, ये हो सकता है। इंफ्रारेड से क्या होगा, इंफ्रारेड से कॉर्नियल एंड कंजक्टिवल बर्ननेस, रेटिनल इंजरी एंड कैटरेक्ट देखने को मिलेगा। और लेजर से स्किन एंड आई प्रॉब्लम होगी। अब देखो लेजर को हम स्किन की प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट में भी लेते हैं और आई के प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट में लेते हैं। लेजर से हम लेसिक भी करते हैं और स्किन में हम लेजर से कई सारे ऑपरेशंस करते हैं, सर्जरी करते हैं, और इनसे ये प्रॉब्लम भी करती है। दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि लेज़र को अगर आपने ज़्यादा इंटेंसिटी पे दे दिया, लेज़र अगर आपकी लेज़र से आप अगर कट करते हो, लेंस की कोई सर्जरी करते हो, अगर आपका रेटाइना कट हो रहा है, तो अगर ज़्यादा अमाउंट में चला गया तो पूरा डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी रेडिएशन में देखने को मिलेंगी। अब रेडिएशन के दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक होते हैं बायोलॉजिकल में सोमेटिक इफेक्ट और एक होता है जेनेटिकल इफेक्ट। जेनेटिकल इफेक्ट तो आपका जीन को खराब कर देगा। तो सब जानते हैं कि दो तरह के म्यूटेशन होते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन, ये तो इतने सालों से हम पढ़ते हैं। लेकिन सोमेटिक में क्या होगा, तो सोमेटिक में दो तरह के इफेक्ट हैं, एक तो इमीडिएट इफेक्ट हो जाएगा हाथों हाथ और एक होगा डिलेड। इमीडिएट में क्या हुआ, इमीडिएट में एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, किसी को रेडिएशन एक्सपोजर हो गया, वो पर्सन को नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह कुछ भी हो सकता है, बेहोश हो सकता है ना, जी घबरा जाएगा, पाल्पिटेशन हो जाएगा, या एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम में होगा, या रेडिएशन सिकनेस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म जो थोड़े दिनों बाद होंगे, जो पर्सन रेडिएशन डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं उनको आगे जाके फ्यूचर में ल्यूकेमिया के चांस रहते हैं, उनमें कैंसर होने के चांस रहते हैं, फीटल डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी हो सकती है अगर फीमेल है तो, या लाइफ भी शॉर्ट हो सकती है। ठीक है, अब इसको और क्या है इसमें कि 400 से 500 रोंजन का जो डोज है 50% लोगों में फेटल होता है। अगर 600 to 700 रोंजन का डोज हो गया तो एवरी पर्सन के अंदर वो फेटल हो जाता है। मैक्सिमम परमिसिबल लेवल है 5 रेड पर ईयर का। ये हमारे नीट पीजी में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में हम बचाएं कैसे, तो लेड जो है तो सब जानते हो कि लेड जो है रेडिएशन से बचाता है, तो अब लेड का एप्रन यूज करना है। लेड शीट का एप्रन होना चाहिए जिसमें 0.5 mm थिकनेस का लेड होता है, वो आपने एप्रन पहना हुआ है तो लेड आपको डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा। एक्सरे जब भी यूज करें तो लेड की कवरिंग होती है उसके पीछे जा करके खड़ा होता है टेक्नीशियन, ताकि वो एक्सपोजर से बच जाए। ठीक है, उसके बाद में पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिप्लेसमेंट होता है एवरी 2 मंथ में, यानी कि आपके यहाँ आपके ऑफिस में जो पर्सन रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है आपकी फैक्ट्री में, या मान लो आप सिटी स्कैन में या एक्सरे में, हर 2 महीने में उस आदमी को चेंज करना है, उसकी जगह नया बंदा लगाना है। तो ड्यूटी शिफ्ट जो है रोटेशन पर होती है। अब वो रोटेशन में ड्यूटी शिफ्ट आजकल एक तरीका और भी करा दिया, उसके लिए आजकल TLD बेजेज आ गए। TLD बेजेज जैसे प्लास्टिक के सफ़ेद रंग के छोटे बेजेज होते हैं जो यहाँ पे लगे हुए होते हैं, तो जो पर्सन एक्सरे या सिटी स्कैन में काम कर रहा है वो पर्सन के वो डोजीमीटर होता है, उसको बोलते हैं TLD बेज को हम थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर। तो डोज उसके अंदर डोज का पता चलता रहता है कि कितने टाइम बाद आपका रेडिएशन लिमिट पूरा हो गया कि भाई इससे ज़्यादा आप रेडिएशन एक्सपोजर आपको नहीं लेना है, अब आपको ड्यूटी शिफ्ट करनी पड़ेगी।
तो TLD वेजेज भी इस तरीके के आपने देखे होंगे। आप कभी भी CT स्कैन वाले रूम में या एक्सरे वाले वहाँ पे डॉक्टर्स या स्टाफ को देखना, उनके यहाँ पे एक वाइट कलर का बेज लगा हुआ होता है, उसको TLD बेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में वेंटिलेशन होना चाहिए एडिक्वेट, प्रेग्नेंट वुमेन को अलाउड नहीं करना है, इनहेलेशन, swallowing और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्किन शुड बी अवॉइडेड, ये होना चाहिए। सुटेबल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट ऑफ हार्मफुल मटेरियल शुड बी यूज्ड, तो सुटेबल क्लॉथिंग मटेरियल आपको करना है। उसके बाद में रेडिएशन से कोई वाटर या कुछ एक्सपोज ना हो। आप CT स्कैन कराने जाएं तो अंदर ऐसा नहीं वाटर बोतल अंदर ले गए, वो वाटर बोतल भी आपका CT स्कैन के एक्सपोज हो गई और वो पानी जो है वो रेडिएशन वाला वाटर हो गया, आपने बाद में उसको पी रहा हो, पूरा परिवार पी रहा हो। ऐसी तरह की चीज़ें प्रैक्टिसेज अपने को अवॉइड करनी है एज सून एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके। इसके बाद में आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में दो चीज़ें आपने फिजियोलॉजी में पढ़ी होंगी। एक तो होता है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, जिसके बारे में पढ़ते आए हैं कि हाई एल्टीट्यूड पे जब जाते हैं तो क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर में जो पर्सन है उसकी RBC का साइज बढ़ जाता है, ये हमने पढ़ा है ना। हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है ताकि वो ऑक्सीजन वहाँ पे कम है तो ऑक्सीजन को कैच करने के लिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है। एक हमने केसन्स डिजीज पढ़ी है, जिसके अंदर ही हमने ये देखा है कि अगर कोई डीप ड्राइवर सी के अंदर डाइव कर रहा है और वहाँ जाके उसको अगर सडनली कोई इमरजेंसी क्रिएट होकर उसको सडनली हमें बाहर लेकर के आए तो उसके ब्लड में नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं और वो बबल्स के ब्रेन में जा करके उसके अंदर डिजीज करते हैं, हाई प्रेशर नर्वस सिस्टम डिजीज करते हैं, HPNS बोलते हैं इसको, है ना। तो वो केसन्स डिजीज थी। ये दोनों डिजीज जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिजीज है। तो ये किस में मिलेगी, ये मिलेगी जो लोग माउंटेन्स पे हाई एल्टीट्यूड पे वर्क कर रहे हैं उन वर्कर्स में, या दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिजीज मिलेगी डीप ड्राइवर्स में जो समुद्र में डीप कहीं पर वर्क कर रहा है। तो इसको आप कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि अर्थ की जो सरफेस है वो सी लेवल के उसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मानते हैं, हम पढ़ते हैं 760 mmHg होता है। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एल्टीट्यूड पे जब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं तो घटता है और डीप समुद्र में जाते हैं तो वो बढ़ जाता है। तो जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स एज एल्टीट्यूड इंक्रीज, जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर डिक्रीज होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर राइज व्हेन एल्टीट्यूड डिक्रीज, आप नीचे जाओगे समुद्र के अंदर तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो सडन एक्सपोजर की वजह से दो कंडीशन देखने को मिलेगी, या तो अक्यूट माउंटेन सिकनेस जिसको हम हाई एल्टीट्यूड सिकनेस भी बोलते हैं, एक्लिमेटाइजेशन का प्रॉब्लम है, और हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। ये हाई एल्टीट्यूड पे दो चीजें देखने को मिलेगी हमारे को। तो ये क्यों होगा, आप सडनली हाई एल्टीट्यूड चले गए, वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर लो है, आपके लंग्स को ज़्यादा एक्सर्शन करना पड़ रहा है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है ऑक्सीजन को लेने के लिए, खींचने के लिए, और आपका ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच नहीं पा रहा। तो इस तरीके की एक्यूट माउंटेन सिकनेस एंड पल्मोनरी एडेमा डेवलप हो जाता है लंग्स के एक्सर्शन की वजह से। लेकिन कंडीशन डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ लो एल्टीट्यूड, यानी कि आप समुद्र में अंदर चले गए तो उसको केसन्स डिजीज बोलते हैं। ये फिजियोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है। होता क्या है, आप समुद्र में जब 33 फीट जाओगे, जितना 33 फीट डीप जाओगे तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाता है। तो एवरी 33 फीट पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा कि 10,000 फीट जो है वो जाने पर अगर आप 10,000 फीट की गहराई में चले गए तो जो प्रेशर है वो 10 mmHg से भी कम रह जाता है, यानी 760 नॉर्मल होता है उससे 10 से भी कम रह जाएगा। केसन्स डिजीज में क्या होगा, मान लो आप अंदर हो समुद्र के, तो जैसे जैसे आप डीप जाते जाते हो आपके ब्लड के अंदर क्या होता जाता है, आपके ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजन का लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। और आप में प्रॉब्लम देखो, आप इसको समझो बात को कि हमारे पास कोई भी चीज़ है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, ठीक है, हाई टू लो। आप जब ऊपर चले गए तो आपके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन थी उसका प्रेशर तो जो है वही रहेगा, लेकिन एटमॉस्फेयर का प्रेशर डाउन हो गया तो आपके लंग्स की ऑक्सीजन बाहर आने लगेगी। तो वो तो पॉसिबल है नहीं, तो हम अंदर नहीं खींच पाएंगे, अंदर नहीं खींच पा रहे हैं तो हमारे लंग्स को एक्सर्शन ज़्यादा करना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम तो होती है हाई एल्टीट्यूड पे। लो एल्टीट्यूड पे क्या हुआ, समुद्र में क्या हुआ, समुद्र में जब आप अंदर गए तो ये आपके लंग्स हैं, इनका तो ऑक्सीजन प्रेशर उतना का उतना ही है, लेकिन यहाँ बाहर प्रेशर इंक्रीज हो गया, यहाँ बाहर प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन या ज़्यादा से ज़्यादा गैसेज आपकी बॉडी के अंदर जाएंगी। वो गैसेज आपके अंदर फोर्सफुली चली गई, उसमें 78% जो है नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन आपके उस समय तो ब्लड में जाकर के मिक्स हो गई। लेकिन आप सडनली जब बाहर आए तो सडनली अगर बाहर आ गए तो उस केस में क्या हुआ, उस केस के अंदर वो नाइट्रोजन एकदम से निकल नहीं पाई और वो लिपिड सोल्यूबल होती है तो ब्रेन में लिपिड के टिश्यू में जाकर के डिपॉजिट हो गई, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ट्रीटमेंट में क्या करना है,
आप पहले स्लो गए थे और सडन आए थे, अब क्या करो, डिकम्प्रेशन कर दो, उसको एकदम फास्ट ले जाओ अंदर और स्लोली 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 वापस लेकर के आओ, रिवर्स कर दो प्रोसेस को, क्योंकि डाइवर जब अंदर जाता है समुद्र में स्लोली जाता है, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में वो रैपिडली बाहर आ जाता है। अब आपको क्या करना है, उसको वापस रैपिडली नीचे भेजना है और स्लोली स्लोली बाहर लेकर के आना है, ये चीज आपको करनी है, ठीक है।